सब सुनना चाहते हैं, बस वोट नहीं देना चाहते हैं। आपने कहा यही है ना कि आपसे आप अपने आप को कई बार लैला कहते हैं पॉलिटिक्स में कि सब आपके इर्द गिर्द ये घूमते हैं, और जनता ही सनम बेवफा हो गई आपके साथ। नहीं मत देखिए, ये जो इश्क है ना, इश्क में बेवफाई बहुत बड़ी चीज होती है, वरना इश्क नहीं होगा वो तो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होगा। इंटरव्यू के दौरान अंजना ओम कश्यप ने ओवैसी के सवालों के जंजीरों में ऐसे फंसाया कि निकलना ही ओवैसी के लिए मुश्किल साबित हुआ। जब अंजना ओम कश्यप ने ओवैसी से पूछ लिया कि दिल्ली के दंगों में शामिल क्रिमिनल को आप टिकट देकर चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं, तभी ओवैसी ने सवाल के जवाब न देते हुए भागते नजर आए। तो वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाला है, अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। अब आ जाते हैं आज के संविधान वाली बहस पर। आपने देश की संसद में बोला है आप मुस्लिमों की आवाज बनते हैं, लेकिन सवाल है कि आप नेता तो देश के हैं ना, आप सिर्फ अल्पसंख्यकों के नेता कैसे बन सकते हैं इस देश में? आप कहते हैं ये बीजेपी वाले हिंदुत्व बेचते हैं, हिंदुत्व से वोट कमाते हैं। आप भी तो बस अल्पसंख्यक एक विक्टिम कार्ड खेलकर आप उनके नेता बनना चाहते हैं। मेरी आवाज सुनो, आप उन्हीं की बात, आज जितनी देर आपने बोला, आपने सिर्फ अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर बोला। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, उसमें बुरी बात क्या है? देखिए, भारत की पार्लियामेंट में जितने अपर कास्ट के एमपीज हैं और जितने ओबीसी समाज के एमपीज हैं बराबर हैं, और अगर किसी की नुमाइंदगी नहीं है एज अ ग्रुप, वो मुसलमान माइनॉरिटी हैं। आप 4% जीत कर आ रहे हैं, और जितने एम्पिरिकल एविडेंस है, स्टडीज़ है कि मुसलमान सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो आप कमज़ोर की बात करेंगे या ताकतवर की करेंगे? छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए मुसलमान। अच्छा, और हमारे संविधान में देखिए, इक्वालिटी जो है सिर्फ फॉर्मल नहीं, हमारे संविधान कहता है कि सब्सटैंटिव इक्वालिटी वो देश में होनी चाहिए। तो उसके लिए बात करना अगर गुनाह है तो फिर गरीब हिंदू कमजोर नहीं है। हाँ? गरीब हिंदू कमजोर नहीं है। नहीं, आप ये फंस गया सीएम। आप देख लीजिए, जो गरीब हिंदू है और गरीब मुसलमान जो है, उसके पर कैपिटा इनकम में बहुत फर्क है। और जो गरीब हिंदू है और जो गरीब मुसलमान है, सबसे ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड में मुसलमान है। ये डेटा है, ये मेरा नहीं है। और कल को आपके दफ्तर में कोई हिंदू आए, बोले मेरी हालत तो ठीक नहीं है, नेताजी आप हैदराबाद के सांसद हैं, आपकी इतनी चलती है, तो आप उसके नेता नहीं होंगे। पिछली बार चुनाव में आपको 7.5 लाख वोट मिले, 2 सीटें धुले और मालेगांव जीते। इस बार एक इंडिपेंडेंट पार्टी, मतलब इंडिपेंडेंट इस्लाम पार्टी उन्होंने बनाई, और 164 वोट से आप 80% मुसलमान वाली सीट मालेगांव पर आप 164 वोट से जीते हैं। हाँ, तो यही तो फर्स्ट पास द क्या करता है रे तेरी तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का ईवल है ये। इसीलिए देश में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो उस वक्त हम लोग पसंद किए, सबसे गलत है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा तो जनता के वोट की वैल्यू भी होगी। तो और पिछली बार हम लोग ज़्यादा सीट लड़े थे, 40 के ऊपर लड़े थे, अब की बार सिर्फ 16 लड़े। इन जालिमों ने मिलकर ये क्या हल कर दिया तुम्हारा? होता है, जनता का फैसला है, हम उसको कबूल करते हैं, हमको शिकायत तो नहीं कर रहे हैं। आपको सब सुनना चाहते हैं, बस वोट नहीं देना चाहते हैं। आपने कहा यही है ना कि आपसे आप अपने आप को कई बार लैला कहते हैं पॉलिटिक्स में कि सब आपके इर्द गिर्द ये घूमते हैं, और जनता ही सनम बेवफा हो गई आपके साथ। नहीं मत देखिए, ये जो इश्क है ना, इश्क में बेवफाई बहुत बड़ी चीज होती है। वरना इश्क नहीं होगा वो तो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होगा। गाड़ी तो आपकी पहले से है, अब इश्क में आप क्या बढ़ाएंगे? नहीं, माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। नरेंद्र मोदी को भी दाढ़ी है, आप पूछेंगे उनसे? आप नहीं पूछ पाएंगे दाढ़ी पे। नरेंद्र मोदी की दाढ़ी रखने वाले ही सेफ हैं, वो इसी जैसे दाढ़ी रखने वाले परेशान हैं आजकल के। कहाँ मेरे घर में खुदाई हो जाए कि 500 साल पहले कुछ था यहाँ पर। अच्छा, ये बताइए कि आपके सांसद थे 2, अब इकलौते रह गए आप, इम्तियाज जलील साहब। नहीं, इम्तियाज जलील को बुरा ही बुरा हो रहा है सर पॉलिटिक्स में आपके साथ। नहीं, कहाँ आपको लग रहा है? अरे सर, विधायक 2 थे मालेगांव धुले, वो भी एक फिसल गए। तो नहीं, एक जीते 164 से, जैसे कहते हैं वो भागते। कोई बात नहीं, ये जनता है। नरेंद्र मोदी की मेजॉरिटी कम हो गई, अयोध्या हार गए, बहुत सी चीजें होती ना, हम जाहिर है। तीसरी बार पीएम बन गए। हाँ, तीसरी बार पीएम बन गए। हाँ, वो बन गए, उसके कई वजूहात हैं बनने के। 240 पे आके रुक गए, 400 पार नहीं हुए। आप इसी से खुश होते रहिए। नहीं, इसी से खुश नहीं हो रहे। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। अगर नरेंद्र मोदी की मेजॉरिटी कम हुई तो उनको भी रात में नींद नहीं आती होगी, क्योंकि फर्स्ट 2 राउंड में तो लीड नहीं कर रहे थे। अयोध्या की सीट हार गए, और कहाँ उन्होंने महाराष्ट्र में कई सीट हार गए, तो हारे हैं ना। अब आते हैं दिल्ली में। अभी चुनाव की बाकी पार्टियों ने घोषणा की नहीं। ऐसा लगता है कि आपकी जो क्राइटेरिया और क्रेडिबिलिटी है सर उम्मीदवार चुनने की, वो ये है कि इसका नाम क्या, मतलब मैं आपके हर उम्मीदवार के लिए नहीं कह रही हूँ, कि क्या किसी दंगे में इसका नाम है, क्या किसी क्रिमिनल केस में नाम है। ताहिर हुसैन क्यों?
इसलिए 2020 इसलिए के दिल्ली दंगों में नहीं आप जज नहीं हैं, आप कोर्ट नहीं हैं जब तक कोर्ट फैसला नहीं करेगी। देखिए, ट्रायल बाय मीडिया से कई मर्तबा आप लोगों ने कई लोगों की ज़िंदगी को ख़राब किया, और बाद में जब कोर्ट का जजमेंट आया, मीडिया बाय ट्रायल उन चैनलों ने कभी जिक्र भी नहीं किया। आज भी मैं कह रहा हूं कि कोर्ट में मामला है, कोर्ट तय करेगा। अब रहा सवाल क्यों दिए, क्योंकि कानून इजाज़त देता है। अब आप ये सवाल नहीं पूछ सकते प्रज्ञा ठाकुर से, भारत की पार्लियामेंट में ऐसे 40% या 45% एमपीज हैं जिन पर ग्रीवियस चार्जेस हैं, उनके बारे में कोई नहीं पूछेगा। ग्रीवियस चार्जेस हैं किडनैपिंग से लेकर रेप तक, और बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और जीत जाते हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर मैंने खुद पीएम से सवाल पूछा था, आंख में आंख डाल के पूछा था। अब आपसे आंख में आंख डाल के पूछ रही हूँ कि जिस ताहिर हुसैन को दिल्ली 2020 के दंगों में दिल्ली की एक अदालत ने अभी मामला कोर्ट में चल रहा है, अदालत ने कुछ नहीं, एन एक्टिव राइटर कहा, नहीं छोड़ दीजिए वो। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का जिन पर आरोप है, मगर आपने नरेंद्र मोदी के आपको ऐसा क्या नायाब हीरा दिख रहा है सर, ये समझाइए ना। नहीं, मेरे को एक बात अच्छी दिखी कि आपने नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डाल दिया। हाँ, बिल्कुल, और आप सलामत हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। नहीं, आपने ताहिर हुसैन पर मुझे सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया। नहीं मुझे आपका क्राइटेरिया क्या है सर मैडम, चुनने का? सुनिए नहीं मैडम, देखिए, मैं किसी टीवी चैनल पे जाके उनको क्राइटेरिया क्यों बताऊंगा? मेरी पार्टी ने, सुनिए, मेरे पार्टी का फैसला है, हमको लगा कि ताहिर हुसैन को टिकट देना चाहिए। कोर्ट ने उनको अभी तक क्या बोलते हैं, कन्विक्ट नहीं किया, और मुझे यकीन है कोर्ट इंसाफ करेगी। कोर्ट जरूर इंसाफ करेगा। जब इंसाफ हो जाएगा आप मुझे बुला लीजिए उस दिन। मगर मैं ये कह रहा हूं कि ट्रायल बाय मीडिया से अगर आप हर एक को ये मुजरिम है, ये इन्वॉल्व है, तो फिर कोर्ट को बंद कर देना पड़ेगा। अच्छा, आपकी नजर उन पर कैसे पड़ी? हाँ, अच्छा, नहीं, नजर इसलिए पड़ी क्योंकि अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी केस है, वो भी जेल को गए। दूध के धुले में है क्या वो सिसोदिया अरविंद केजरीवाल? आप बताइए, वो भी तो जेल को गए। ये अलग बात है कि इन दोनों को बेल हो गई, और जो 5 साल से जेल में उनको बेल नहीं होती। 2 मुख्यमंत्रियों को बेल हो गई। एक स्टैन स्वामी 85 साल का बूढ़ा जेल में मर गया। तो ये जुडिशियल सिस्टम में भी देखना पड़ेगा कि भाई नेशनल मेजॉरिटी और नेशनल माइनॉरिटी में क्या फर्क हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, बताइए। जब अरविंद केजरीवाल को बेल हो गई, सिसोदिया को बेल हो गई, ताहिर हुसैन को 5 साल से जेल में बेल क्यों नहीं होती? कई ऐसे लोग हैं जेल में, बेल नहीं हो रही है उन लोगों को। ये भी समझ में नहीं आ रहा हमको क्या है। अब फिर आप लोग वो हमको ले जाके मिला देते हैं, आप मिले हुए हैं। अरे मिले हुए हैं तो छूट क्यों नहीं रहे लोग? फिर ये क्यों नहीं निकल रहे जेल से बाहर? अगर आरोप साबित हो गए तब उस दिन आप मिलिएगा मुझसे। अरे मैडम, ये हुई ना बात। मैडम, आपसे मिलने को हमेशा तैयार है, हम कहाँ भागने वाले हैं? हम तो हर आदमी से मिलते हैं, कौन नहीं मिलेगा? शर्मा आईबी अधिकारी थे, उनकी हत्या हुई। नहीं, देखिए, उनकी हत्या नहीं, उनकी हत्या कंडेमनेबल है, बिल्कुल कंडेमनेबल है। क्या करें आपके कंडेमनेशन का? नहीं, क्या करें, बोल आप तो आरोपी को टिकट दे रहे हैं। आरोपी है ना। देखिए, संविधान से, लॉ से देश चलेगा, उसके बगैर चला आप बोल देंगे आप तो तय नहीं करेंगे ना। कोर्ट तय करेगा एविडेंस की बुनियाद पर, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना पड़ेगा। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर ओवैसी साहब क्या बोलना चाहेंगे? अरे पार्लियामेंट में बोले, आप खुश नहीं हुए? कल बोले हम। आप तो सरकार को घेर रहे थे। नहीं, अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। नहीं, सुनिए एक बात नहीं, सुनिए। आप क्या वहां की सरकार को, मोहम्मद यूनुस की केयरटेकर सरकार को आप कटघरे में खड़ा अरे मैं करेंगे? प्रधानमंत्री थोड़ी हूँ, मैं एक फॉरेन मिनिस्टर हूँ, मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। मैंने जो कहा पार्लियामेंट में कि हम $55 बिलियन का इकोनॉमिक हेल्प बांग्लादेश को दे रहे हैं, और हम उनको बिजली दे रहे हैं। अडानी ने 5 बिलियन का पावर प्लांट झारखंड में डाला, और उसकी भी उनको भी पैसे नहीं मिल रहे। अडानी को पहली मर्तबा अडानी को कहीं से पैसे नहीं मिल रहे। तो ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बांग्लादेश से नहीं मिल रहे हैं, ये भी बड़ी ताज्जुब की बात है। अब वहां पर जो माइनॉरिटी पर जुल्म हो रहा है, तो बोले हैं, मैं तो पहले ही बोला हूं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि यहां पर शेख हसीना क्यों बैठी हुई है? क्या दिक्कत है बैठने में? अरे यहां पर बैठकर आप जो है इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? अच्छा, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या मोदी सरकार उन स्टेटमेंट्स को वेट कर रही है, नहीं कर रही है। मगर बांग्लादेश के माइनॉरिटीज पर उनको कंट्रोल करना चाहिए, और खुद मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जवाब दिया कि फॉरेन सेक्रेटरी गए शेख हसीना को लेकर एक फॉरेन पॉलिसी भारत की पहले से रही है, ये क्या? कंटिन्यूटी वाली क्या? पॉलिसी है। ना, देखिए, ये गड़बड़ है बाबा। ना, कोई नहीं, गलत है। हम तो कह रहे हैं एमईए बंद कर दिया जाए, हैदराबाद में वहां पर सुन तो लीजिए। आप बार-बार हैदराबाद से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं मुझे नहीं मालूम, मगर शायद आपको हैदराबाद अच्छा लगा होगा वहां पर। मगर ये बताइए कि हमारी देश की फॉरेन पॉलिसी उस देश से होगी या किसी फैमिली से होगी? फैमिली से नहीं है ना, हमारी फॉरेन पॉलिसी बांग्लादेश से है। वहां की जनता ने कुछ फैसला किया। हमारा बोलना यह है कि हम $55 बिलियन का उनको वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे ट्रेड है। अच्छा, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कॉन्सुलेट वीजा देता है बांग्लादेशियों को भारत आने के लिए।
बेशर्मो शर्म करो शर्म। एक परिवार से नहीं है, वहां की नरमपंथी आवाज से है। वहां की नरमपंथी वर्सेस चरमपंथी जो लड़ाई है वो आप और हम बहस कर ले, मगर वहां पर सरकार तो अब यूनुस की है, वहां पर उनसे बात करना पड़ेगा और बात करना जरूरी है। उसमें बात नहीं करें तो कैसा होगा। मगर मेरा ऑब्जेक्शन इस बात पर है कि बांग्लादेश में वहां के माइनॉरिटी पे जुल्म हो रहा और भारत के मुसलमान को कटहरे में खड़ा कर रहे हैं। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। अगर कोई मिल जाए तो उसकी आरती उतारो, ये क्या बात है? ये क्या बात है? ये जो नफरत फैलाई जा रही है बांग्लादेश के नाम पर भारत में मुसलमानों के ऊपर, ये बिल्कुल गलत बात है। कहाँ नफरत है सर? अरे आप देखिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। एक महाशय कह रहे हैं कि अगर कोई मिल जाए दाढ़ी वाला और फिर वो टोपी हो, फिर वो क्या बोलते हैं वो बांग्लादेशी हो, उसकी आरती उतारिए। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। कहते हैं वंदे मातरम बोलिए। वो बार-बार कहते हैं वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलिए। अगर कोई वंदे मातरम पड़ेगा मैं साथ खड़े हो जाऊंगा, इज्जत करूंगा, नेशनल सॉन्ग है। मगर आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। जनगण मन है, नेशनल एंथम है, खड़े होते हैं, फकर से पढ़ते हैं हफ्ते में 3-4 मरतबा और फंक्शन में। मगर ये आप बोले ना वो कह दिया तो मैं क्या करूं? मैं वो नहीं करेंगे। नहीं, क्यों करेंगे? अरे आप मीडिया अगर यूं करेगा तो हम भी कर सकते ना कुछ भी। इलेक्शन पर आते हैं वापस और उसी के साथ अपने अंत की तरफ बढ़ेंगे। संभल में हुई हिंसा के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। अभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है आप 4 हफ्ते में हलफनामा जल्दी से इस पर दीजिए, फिर मामले की सुनवाई होगी। लेकिन जो अभी तक पता चल रहा है, सरकार का ये मानना है कि जो उसमें बदलाव की जरूरत होगी तो बदलाव भी होनी चाहिए। सर्वे की मनाही उस एक्ट में नहीं है। संभल में सर्वे हो रहा था, कोर्ट ऑर्डर से हो रहा था, वहां लोगों ने पत्थरबाजी की और हिंसा हुई। मैं कतई जो मतलब वहां पर लोगों की मौत हुई है उसको सही नहीं ठहरा रही हूँ, लेकिन उस पर आप लोग रोटी सेकने क्यों पहुंचते हैं? अब ये कौन है बे? 5 लोगों की जान चले गई, जिसमें एक 17 साल का बच्चा भी है, और आप कह रहे हैं रोटी सेक रहे हैं। और पूरों को सीने पे गोली लगी, एक को पीठ में गोली लगी। क्यों मारा आपने? और आपको मालूम कि वो, मैं बार बार कह रहा हूं, वो लोग गए राइट ऑफ वे के लिए और झूठ बोले कि बाबरनामा, जो बाबरनामा का इंग्लिश में तर्जुमा किया उसके फुटनोट में लिख रहा है, उस ट्रांसलेशन में नहीं लिखा। आप एक बात बताइए, कानून है, भारत की पार्लियामेंट ने बनाया, आप हर जगह खोदेंगे। कल मैं कोर्ट को जाके बोलूं प्राइम मिनिस्टर घर मुझे खोदना है, वहां पर कुछ था, कहां रुकेगा ये पागलपन? बताइए। विकसित भारत बोलते हैं 2047, ये विकसित भारत होगा? अगर मैं आज किसी के घर में जाकर खोदूं दिल्ली में तो यकीनन खाने जहां खा कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो मैं बोल दूं मेरी हो गई। वक्फ वाले कहते हैं कि सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अरे मैडम देखिए गुजरात वक्फ बोर्ड ने कहा, सुनिए अब मैं आपको समझा रहा हूं। जब ये वक्फ बोर्ड ने किया, सीओ ने किया, सीओ को गुजरात सरकार ने अपॉइंट किया, जब वक्फ बोर्ड एग्जिस्टेंस में था ही नहीं, ट्राइब्यूनल में कह दिया कि वो प्रॉपर्टी नहीं है वक्फ की। अब इससे बढ़ के और क्या करेंगे? हम ये बोल रहे हैं दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं, क्यों नहीं देते नरेंद्र मोदी, जिसकी कीमत आज 10,000 करोड़ के ऊपर है? दे दीजिए ना। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये?